नमस्ते। आज हम इस वीडियो के अंदर पिछले 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, नागरिकता, और संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। हमने अभी तक 1 से लेके 11 अनुच्छेद पढ़ लिए हैं। यदि आपने नहीं पढ़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके पढ़ लीजिए। आज हम स्टार्ट करेंगे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स क्या है। और मैं तो यहाँ पे एक चीज़ और कहूँगा कि भारत के हर नागरिक को पता होना चाहिए कि मेरा मूल अधिकार क्या है, जो हमें संविधान देता है। और एक चीज़ और आती है कर्तव्य, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद 51 के अंदर। वहाँ पे कर्तव्य को डिफाइन किया गया है कि भारत के नागरिक के कर्तव्य क्या क्या है। तो ये 2 चीज़ प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, जरूर पढ़ें इनको, ठीक है। मूल अधिकार का जो वर्णन है वो किया गया है भाग 3 के अंदर, संविधान का जो भाग है उस 3 के अंदर किया गया है, और अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक संविधान मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। अब देखो, मूल अधिकार से रिलेटेड पहले कुछ तथ्य देख लेते हैं। इन्हें सबसे पहले भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार पत्र। अधिकार पत्र, मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा अंग्रेजी वर्ड है, इसका अर्थ होता है अधिकार पत्र, ठीक है। तो भारत के संविधान में जो मूल अधिकार है वो हर भारतीय नागरिक को एक अधिकार देते हैं, अधिकार पत्र देते हैं, जो अभी हम पढ़ेंगे क्या क्या अधिकार है हमारे पास, ठीक है, एक भारतीय नागरिक होने के नाते। और मूल अधिकार इतना बड़ा है कि भारत, दुनिया का जो देश है सबसे शक्तिशाली अमेरिका के संविधान में भी इतने अच्छे से मूल अधिकार को डिफाइन नहीं किया गया है जितने अच्छे से भारत में किया गया है, ठीक है। दूसरी चीज देख लेते हैं, ठीक है। पहली हो गई है भारत का मैग्ना कार्टा है। दूसरी चीज है कि ये जो है मूल अधिकार ये स्थायी नहीं है, ठीक है। इन पे राज्य सरकार या भारत सरकार जब चाहे तब प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे अब इसी टाइम का सबसे अच्छा उदाहरण है कोविड। अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना के अंदर 2 बार लॉकडाउन हो चुका है। तो लॉकडाउन के अंदर क्या हुआ था, हमें कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी नहीं थी, स्कूल कॉलेज बंद थे, इस तरह के कुछ हम पे नियम लगाए गए थे, मतलब कुछ हमारे मूल अधिकारों को छीन लिया गया था। और इसी के तहत अभी देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 हटा था, धारा 370 और 35A जब हटा था, तो वहाँ पे लोगों ने क्या कर दिया था, वहाँ पे उनके मूल अधिकार छीन लिए गए थे और उन्हें घरों में बंद कर दिया गया था, ठीक है। वहाँ के नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया था। तो इस तरह वहाँ से, और वहाँ पे कौन सा रूल लगा दिया गया था, आर्मी रूल, ठीक है। वहाँ पे सेना का शासन लग गया था, मतलब सेना के रूल्स लग गए थे। तो इस तरह ये क्या है, स्थायी नहीं है, ये भारत के मैग्ना कार्टा है, ठीक है। और ये वाद योग्य होते हैं, वाद योग्य होते हैं, और इनका निपटारा कहाँ होता है, न्यायालय में। वाद योग्य होते हैं और इनका निपटारा न्यायालय के अंदर होता है। अब देखो, संविधान का जो अनुच्छेद 12 है, इंग्लिश में आर्टिकल, जो है वो कहता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा निर्धारित करता है कि राज्य कौन है। तो संविधान के अनुसार, ध्यान से सुनना, संविधान के अनुसार राज्य ये भी हैं, जैसे राजस्थान हो गया, यूपी, एमपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये तो राज्य है ही है। इसके अलावा और कौन कौन राज्य है, इसके अलावा जो केंद्र है, केंद्र सरकार है, वो भी एक राज्य है। भारत की संसद भी एक राज्य है, और राज्य के विधानमंडल, यानी जिसे हम विधानसभा कहते हैं, वो भी एक राज्य है। या कोई एनजीओ है, वो भी एक राज्य है। या कोई एक कंपनी है, वो भी एक राज्य है। मतलब जो एक कोई भी संस्था है वो एक राज्य है संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार। तो वो वहाँ पे इससे होगा क्या कि वो वहाँ पे जितने लोग जो काम कर रहे हैं, वहाँ पे वो उनके अनुसार क्या कर रहे हैं, प्रतिबंध, कोई भी नियम बना सकते हैं। जैसे मान लो कोई कंपनी है, तो उसके पास 1000 वर्कर है, तो वो उस अपने अनुसार नियम बना सकती है कि सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक, या दोपहर में 1 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक, इस तरह से आपको काम
करना होगा। और संसद के भी अपने नियम होते हैं कि सुबह संसद 11 बजे से चलेगी, कभी 10 बजे भी कर दिया जाता है, शाम को 12 बजे तक भी चल सकती है, रात को। तो राज्य इस तरह से किया गया है। अब आते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 कहता है कि यदि मूल अधिकारों का आपका हनन होता है, असंगत होता है या उनका अल्पीकरण होता है। असंगत का मतलब कि मूल अधिकार आपके कम किए जाते हैं या मूल अधिकार छीने जाते हैं, आपको मूल अधिकार नहीं दिए जाते। और अल्पीकरण का मतलब होता है कम, यहाँ पे कम नहीं होगा, यहाँ पे छीने जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कम किए जाते हैं यदि आपके मूल अधिकार। तो जैसे मान लो कि कोई कानून ऐसा बना तो उससे आपके तो मूल अधिकार, किसी जिसके लिए बना उसके तो मूल अधिकार बढ़ गए, लेकिन किसी और के लिए उसके मूल अधिकार कम हो गए। जैसे उदाहरण के लिए इसका सबसे अच्छा उदाहरण था जो अभी खत्म हो गया, 3 तलाक, ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक में क्या था, महिलाओं को आज़ादी थी और पुरुषों को, मतलब पुरुषों को आज़ादी थी, वो जब भी चाहें तलाक दे सकते हैं, लेकिन महिलाओं को इसके खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं था। तो ये क्या था, महिलाओं के लिए, उनके लिए मूल अधिकारों का क्या था, अल्पीकरण था। तो इसे कहते हैं अल्पीकरण। और ऐसी कभी स्थिति आती है तो आप डायरेक्ट, मतलब पहले जिला कोर्ट, तहसील कोर्ट, इस तरह से नहीं जाना, डायरेक्ट आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में आप अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हो डायरेक्ट, यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है या उनको कम किया जाता है। या फिर आप यदि सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो डायरेक्ट। आर्टिकल 226, अनुच्छेद 226 के तहत आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हो और आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अब यहाँ तक मूल अधिकार का बेसिक्स था जो हमें याद था। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहला जो मूल अधिकार है वो है समता का अधिकार। ठीक है, क्षमता या समानता का अधिकार। इसका जो वर्णन है 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 में। इसी तरह समता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति दोनों एक ही में, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये हम सारे अधिकार अभी बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहला है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में कहा गया कि विधि के समक्ष सभी समान होंगे। ठीक है, कहने का मतलब कि विधि यानी कानून, कानून के समक्ष क्या होंगे, सभी समान होंगे और विधियों का समान संरक्षण होगा। तभी आपने देखा होगा कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट में देखा होगा एक महिला खड़ी होती है और उसके हाथ में एक तराजू होता है और आंखों पे क्या होती है, पट्टी बंधी हुई थी। उसका मतलब है कि अनुच्छेद 14 कहता है कि मेरे सामने, मतलब कोर्ट के सामने कौन आ रहा है, कानून के सामने, चाहे राष्ट्रपति आए, राज्यपाल आए या कोई बड़ा बिजनेसमैन आए या कोई आम आदमी आए, सब क्या है, बराबर। क्योंकि उसके पट्टी इसी कारण बंधी हुई है कि आप मेरे सामने कौन आ रहे हो मुझे नहीं पता, आप सबूत लेकर आओ, प्रूफ करो उस चीज को, ठीक है, तब मैं कोई फैसला दूंगी। इसलिए कानून के ऊपर पट्टी बंदी होती है कि हम मेरे सामने सब बराबर है। तो सम्मान संरक्षण है सभी का, चाहे कोर्ट में राष्ट्रपति खड़ा है, प्रधानमंत्री खड़ा है। ठीक है, अनुच्छेद 14 के अंदर विधियों का सम्मान संरक्षण है सभी के लिए, लेकिन राज्य उसमें कुछ छूट दे सकता है। जैसे कि बच्चों के लिए जो टिकटें वगैरह हैं, जैसे ट्रेन चल रही है जयपुर से दिल्ली जा रही है, अब किराया 100 रुपये, तो बच्चों को क्या किया जाता है, 50% छूट दी जाती है। तो वो उसके अनुसार राज्य उनमें कुछ छूट भी दे सकता है, लेकिन कुछ विशेष चीज़ों में, जैसे किराया में। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहता है कि आप धर्म, वंश, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। जन्म, धर्म के आधार पर कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, जैन, पारसी, जो भी हो, संविधान के नज़र में तुम बराबर हो, आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। वंश के आधार पर, उसके वंश के आधार पर भी नहीं कर सकते। जन्म स्थान के आधार पर, जैसे कोई किसी का जन्म केरल में हुआ है, किसी का महाराष्ट्र में हुआ है, तो आप महाराष्ट्र वाला केरल में जाए तो उससे आप जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। आप किसी से लिंग, मतलब तुम लड़का हो या तुम लड़की हो या तुम ट्रांसजेंडर हो, तो इस हिसाब से आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। यहाँ पे सम्मान है सभी। और एक चीज और है, सार्वजनिक स्थानों जैसे कि होटल, ठीक है, होटल, मंदिर, मस्जिद, सभी में सभी को बराबरी का अधिकार है। ये कौन कहता है, अनुच्छेद 15।
लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। इसके अपवाद कैसे हैं? पहला कि राज्य अपने अनुसार बच्चों महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करता है, जैसे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए RTE, आगे पढ़ेंगे हम, RT राइट टू एजुकेशन का एक कानून है, उसके अंदर 25% विद्यार्थियों को आप फ्री पढ़ा सकते हो। ये इसलिए किया गया है, जैसे मान लो कि सुविधा, भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो एक जो है एक दड़ा बहुत ऊपर बढ़ रहा है बहुत तेजी से, तो इसी में 15 के अंदर ही रिजर्वेशन आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है SC ST और OBC के लिए। तो ये क्यों किया गया है? क्योंकि मान लो कोई एक है जैसे, तो वो ऊपर ही ऊपर जाए जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, अब लेकिन जो गरीब है या मिडिल फैमिली है वो डाउन है, अब उसको इनके बराबर लाने के लिए आरक्षण दे दिया जाता है। या बच्चों को जैसे जिनके बच्चे गरीब है उनको पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस तरह की व्यवस्थाएं राज्य सरकार अपने स्तर पर करती रहती हैं। इसमें और क्या किया जाता है? SC ST OBC को आरक्षण की व्यवस्था है। OBC जो है अन्य पिछड़ा वर्ग, इसमें 93 संविधान संशोधन द्वारा 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी शिक्षण संस्थानों के अंदर। उसमें बड़े बड़े शिक्षण संस्थान भी है, IIMA, IIT और एम्स, ठीक है, तो ये भी हैं। इसमें कोर्ट ने 2 अप्रैल 2008 में उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला दिया था इसे, ठीक है, 93 संविधान संशोधन पर सरकार को लागू करने के लिए बोल दिया गया था, लेकिन एक क्रीमी लेयर की जगह रखी थी। जो क्रीमी लेयर होगा उसको 27% आरक्षण नहीं मिलेगा OBC के अंदर। अब क्रीमी लेयर क्या होते हैं? क्रीमी लेयर जैसे कि ग्रुप ए या ग्रुप बी के जो अधिकारी हैं वो क्रीमी लेयर माने जाते हैं। या कोई डॉक्टर है, कोई लेखक है, ठीक है, कोई लेखक है, अभिनेता है, तो ये सारे किस में माने जाते हैं? क्रीमी लेयर में माने जाते हैं। इसके अलावा और कौन कौन आते हैं? जैसे विश्वविद्यालयों के जो अधिकारी हैं, महाविद्यालयों के अधिकारी हैं, वो आते हैं क्रीमी लेयर के अंदर। और जैसे जो कर्नल रैंक होती है आर्मी के अंदर, आर्मी, ठीक है, उसमें कर्नल रैंक और उससे ऊपर के अधिकारी क्रीमी लेयर में आते हैं। और जैसे इसके अलावा आर्मी में हो गया, अब नेवी, एयरफोर्स और अर्धसैनिक बल, तो इसके अंदर कर्नल जो लेवल है इनके अंदर, उस लेवल से ऊपर के सारे क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। या कोई व्यापार करता है, वाणिज्य व्यापार करता है, या कोई बीमा कंपनी है, तो इस तरह के सारे जो हैं वो क्रीमी लेयर में आते हैं और इन्हें OBC वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत 27% का आरक्षण नहीं मिलता है। एक चीज और है इसमें कि जिसकी आय 4.5 लाख रुपए से अधिक है, 4.5 लाख रुपए से अधिक है, उसे क्या कहा जाता है? उसे भी क्रीमी लेयर कहा जाता है, ठीक है। अब एक हमने आरक्षण देख लिया, OBC वर्ग को 27% आरक्षण है, ठीक है, और SC को 15% आरक्षण है, ST को 7.5% आरक्षण है, और एक होता है फिजिकल हैंडीकेप, जिन्हें दिव्यांग कहा जाता है, उनको 0.5% आरक्षण है। अब ये टोटल होता है 50%, अभी बचा है 50%, ठीक है, ये होता है जनरल, ठीक है। अब इसमें से सरकार ने 103वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 के अंदर एक नया आरक्षण का फॉर्मूला निकाला, EWS, जिसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो इसमें क्या कहा गया कि हम इनको 10% अलग से आरक्षण देंगे, आर्थिक पिछड़ा वर्ग। तो इसमें कुछ शर्तें निर्धारित की गई कि इन शर्तों से जो नीचे आएगा उसे ये आरक्षण मिलेगा, लेकिन इसमें जो SC ST OBC है, ठीक है, ये तो अलग से हो गया PH, ये तो सभी को मिलता है, मतलब जो दिव्यांग है वो सभी को मिलता है। तो मेन तो ये है SC ST OBC को जो आरक्षण मिल रहा है उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी। और दूसरी चीज, SC ST OBC के जो लोग हैं वो इस आरक्षण का फायदा नहीं ले सकते, इसमें जनरल कैटेगरी के लोग फायदा लेंगे। तो इसमें क्या कहा गया, यदि किसी की आय 6 लाख से कम है, ध्यान से सुनना, पहली कंडीशन थी कि जिसकी आय 6 लाख से कम है उसे EWS कैटेगरी में रखा जाएगा। दूसरा,
जिसके पास 5 एकड़ से कम भूमि है, 5 एकड़ से कम भूमि है उसको। तीसरा, 1000 वर्ग गज से कृषि योग्य या कैसी भी भूमि हो वो कम होनी चाहिए, 1000 वर्ग गज या उससे कम। तीसरा, नगर पालिका में, नगर पालिका जो क्षेत्र होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे कि नगर पालिका क्या होती है। तो नगर पालिका क्षेत्र में 100 गज या 100 गज से कम का प्लॉट आपके पास होना चाहिए। अधिसूचित क्षेत्र मतलब किसी भी बड़े शहर में आपका 200 गज से कम का प्लॉट होना चाहिए। ये सारी शर्तें यदि आप पूर्ण करते हो और इनका टोटल करके, मान लो कि थोड़ा ये, तो इनका टोटल करके आपको EWS कैटेगरी में माना जाएगा, आप एलिजिबल है या नहीं, और आपको 10% आरक्षण मिलेगा। ये सारा रूल जो है 18 से कम यदि कोई बच्चा है उस पर भी लागू होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 के अंदर क्या क्या है? पहला, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन राज्य सरकारें अपने स्तर पर जैसे इसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई है। एक नया आरक्षण है 103वें संविधान संशोधन के द्वारा EWS कैटेगरी का। और ठीक है, 16 अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यदि आपको कहीं पे सरकारी जॉब लग रही है या कोई भी जॉब लग रही है, प्राइवेट हो या सरकारी हो, वहां पे आपसे जन्म, लिंग, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। मतलब कि जैसे मान लो आपको कोई पोस्टिंग मिलने वाली है, वहां पे आपका मान लो कि जन्म धर्म के आधार पर आपसे भेदभाव कर लिया गया, तो ये सारा अनुच्छेद 16 ये इसका उल्लंघन को रोकता है। लेकिन राज्य सरकारें अपने हिसाब से इसमें कुछ छूट देती हैं, जैसे कि जहाँ पे महिलाओं की आवश्यकता है, जैसे आंगनबाड़ी जो केंद्र होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर महिलाओं को क्या किया जाता है, पोस्टिंग दी जाती है। तो राज्य अपने हिसाब क्यों दी जाती है, क्योंकि वहाँ पे छोटे बच्चे आते हैं और महिलाओं का जितना अच्छे से ख्याल, छोटे बच्चों का जो जितने अच्छे से ख्याल महिलाएं रख पाती हैं उतने अच्छे से कभी भी एक पुरुष नहीं रख पाता। ठीक है, तो महिलाओं को इसलिए वहां पे छूट दी जाती है। ठीक है, और तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने अनुच्छेद 16 तक कंप्लीट कर लिया। अब अभी तक देखो क्षमता का अधिकार पूरा नहीं हुआ, अभी तो 17 और 18 जो अनुच्छेद है वो इसमें से बचे हुए हैं, तो इसकी पढ़ेंगे हम अगले वीडियो के अंदर। और एक जरूरी इन्फॉर्मेशन, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं संविधान कैसे चालू कर दिया मैंने और साइंस की क्लासेज क्यों नहीं आ रही, तो वो भी बहुत जल्दी आएंगी। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि भारत का संविधान जानने का अधिकार हर नागरिक को है और हम यहाँ पे आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो फ्री में सभी को भेजिए। सभी लोग अपने अधिकारों को जानेंगे, भारत के संविधान को जानेंगे, तो कहीं ना कहीं एक एजुकेशन, एक शिक्षा का उद्भव होगा, शिक्षा बढ़ेगी तो हमारे देश में एक जागरूकता आएगी। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद।